बीजेपी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, वो बीजेपी महिला मोर्चा की देवरिया नगर की अध्यक्ष रही। इसके अलावा बीजेपी की नगर उपाध्यक्ष, जिला महिला मोर्चा की 2 बार अध्यक्ष, बीजेपी जिला मंत्री, बीजेपी गोरखपुर क्षेत्र की मंत्री और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रही हैं। 2009 में परिसीमन के बाद सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सलेमपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनबोध प्रसाद से चुनाव हार गई। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो नाराज होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने उन्हें सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार काली प्रसाद से चुनाव हार गई। 2022 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले फिर वो बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए काली प्रसाद का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी गौतम को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में विजय लक्ष्मी की जीत हुई और पहली बार वो विधायक बनी। योगी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्हें मिल गई। सरकार में महिला के साथ दलित वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। विजय लक्ष्मी गौतम ने खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत महिला नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी के साथ ही महिला सशक्तिकरण और दलित वर्ग की समस्याओं के समाधान और विकास के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका विजय लक्ष्मी गौतम निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कॉन्क्लेव 2026 में आज हम बात कर रहे हैं यूपी का बजट, तरक्की का मास्टर प्लान, और इस कॉन्क्लेव के इस हिस्से में हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। बहुत स्वागत है मैम। राजनीतिक सफर और आपकी विभाग के कार्यों के बारे में हमने अभी देखा इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश का ये जो बजट है, इस बजट को, क्योंकि ग्रामीण विकास महकमा आपके पास है, भारत गांवों का देश है और भारत की अभी भी एक बड़ी आबादी, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, कृषि पर अभी भी एक बड़ी आबादी आत्मनिर्भर है और उस पर ध्यान भी दिया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना, ये एक चैलेंज आपके सामने होगा अगर हम उत्तर प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं तो। ग्राम विकास विभाग की मैं राज्य मंत्री हूँ। जब मुझे ये विभाग मिला तो मैं सोचने लगी कि इसमें क्या काम होगा, क्या नहीं, पर मुझे जब इस विभाग की जिम्मेदारियों को देखते देखते ये अनुभव हुआ कि सारे विभागों का काम जो है ग्राम विकास विभाग से ही जुड़ के होता है और बहुत ही बेहतर विभाग है। निश्चित रूप से आपने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और निश्चित रूप गांव जब हमारा सशक्त और मजबूत होगा तभी जा कर के हम नगरों की और महानगरों की और अपने देश को सशक्त बनाने की बात कर सकते हैं। तो हमारा गांव आज ग्राम विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो गांव का आज विकास 9 सालों में हम सभी ने देखा है, इतना कभी हम जब से देश आज़ाद हुआ और हम लोग भी बचपन से बड़े हुए और इतने लंबे समय से राजनीति किए, कभी गाँव में इस तरह से नहीं देखा। हमेशा कभी कोई गाँव का व्यक्ति जान ही नहीं पाता था कि गाँव में क्या क्या योजनाएं आती हैं, लेकिन आज हमारी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, ग्राम विकास के माध्यम से और हमारे मनरेगा के माध्यम से कह लीजिए, नरलम की दीदियों के माध्यम से कह लीजिए, आज हमारे गांव के अंतिम इकाई पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो श्रमिक हो या कम पढ़ी लिखी माताएं बहनें हो, आज सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो रही हैं। तो ग्राम विकास विभाग मुझे मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जब स्थापना इस पार्टी का किए थे तो उनका एकात्म मानववाद यानी गाँव में रह रहे अंतिम व्यक्ति का उत्थान और विकास करने का था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी यही संकल्पना थी कि जब तक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसका विकास नहीं होगा, तब तक जो है हम गांव से लेकर के शहर तक के और विकसित भारत बनाने का जो सपना हमारे इस देश की प्रधानमंत्री जी ने देखा है, तो निश्चित रूप से ग्राम विकास के माध्यम से ग्राम का विकास जिस प्रकार से हो रहा है, निश्चित रूप से 2047 तक हम ये सपना नहीं, इसको साकार करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने उपलब्धियां गिनवाई ग्रामीण विकास की, अगर हम ग्रामीण विकास की बात कर लें तो ग्रामीण महिलाओं और बच्चियां कहीं ना कहीं अभी भी
पीछे हैं और आप इनके लिए किस तरीके से अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और आप चाहेंगी भी कि ग्रामीण की महिला जो है वो आगे बढ़ें, बच्चियां जो हैं वो आगे बढ़ें। हालांकि जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी होती है, तो इसके लिए आपका क्या योगदान है, किस तरीके से आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय गांव में आप चली जाएंगी तो हर गांव में आज अच्छी सड़कें, आज बच्चों के लिए चमचमाता हुआ विद्यालय, उसमें ब्रेंच, वहाँ शौचालय, पीने का पानी, लाइब्रेरी, और बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपया निश्चित रूप से। सबसे पहले शिक्षा है, उनका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए भी हमारी सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लगातार सबकी सेवाओं में जुटी हुई है। उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी आरोग्य निधि के माध्यम से किसी भी प्रकार की गांव के अंदर कोई गंभीर बीमारी हो, उसके इलाज के लिए सबके लिए तैयार। उसके अलावा हम लोग तैयार रहते हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते कि कहाँ कोई भी आया हमारे पास, हम तुरंत उसकी मजबूती के लिए तैयार। रही बात सुरक्षा की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज गांव की बेटियां डरने वाली नहीं है। अब गांव की बेटियां क्या, शहर की बेटियां, हमको लगता है कि आप देखेंगे तो आज इतना मेडल जीतने वाली, खेल में तरक्की करने वाली बेटियां ज़्यादातर उसमें गांव की बेटियां हैं, जो अच्छी ट्रेनिंग और उसके साथ नहीं गई हैं, अपनी मेहनत अपने उसके बल पे गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो मन में एक भाव होता है और हमारी उड़ान, लक्ष्य की उड़ान देने की जो इच्छा होती है, जब सरकार उसका साथ देती है तो आज गाँव में खेल का मैदान है, मंडल स्तरीय आज हर प्रकार के खेलों के लिए जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े तो पार्क बनाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा से लेकर के आपको और ये खेल के लिए भी उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। कंपोजिट विद्यालय के बारे में कोई कल्पना नहीं किया था, लेकिन कंपोजिट विद्यालय वो विद्यालय बन रहा है 75 जनपदों में बनने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। जो विद्यालय में हमारे प्राइवेट विद्यालयों में जिस प्रकार की सुविधाएं हैं और जिस प्रकार की सारी चीज़ें उसमें टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, तो आज वैसा विद्यालय कंपोजिट विद्यालय बन रहा है कि खेल कूद के माध्यम से भी बच्चे सशक्त और मजबूत होंगे और अपनी पढ़ाई के माध्यम से भी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सशक्त होंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी कि हर गरीब का सपना साकार होगा। गांव में रह रहा अंतिम दलित, शोषित, वंचित व्यक्ति निश्चित रूप से अब वो सपने देख सकता है कि उसके बच्चे भी अपनी पढ़ाई करके उन विद्यालयों में अपने लक्ष्य को उड़ान दे सकते हैं। तो गांव का व्यक्ति गांव का नहीं रहा, हमारी सारी सुविधाएं गांव के स्तर पर ले जा करके हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत भवन आज गांव में कभी आपने नहीं देखा हो, गांव में कोई ग्राम पंचायत भवन सचिवालय बना दिया गया है। उस सचिवालय में एक कंप्यूटर सहायक बैठता है और कंप्यूटर सहायक में वहाँ पे जाति, आय, निवास, खसरा, खतौनी और जीवित प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ आपके गांव में, यानी कि इन सब चीज़ों के लिए जो गांव के लोगों को तहसीलों के चक्कर लगाना पड़ते थे और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उनको वहन करना पड़ता था, आज इन सारे भ्रष्टाचार से मुक्ति, मतलब आपका कहना है सुविधाएं दी जा रही हैं कि पहले की तुलना में अब ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सुधार ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार में आज गांव सशक्त और मजबूत हुआ है। गांव में रहने वाले हमारे किसान, नौजवान, युवा और हमारी महिलाएं बिल्कुल सशक्त और मजबूत हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो कभी सोचती भी नहीं थी कि हम कभी कोई रोजगार कर पाएंगे, क्यों चूल्हे चौके के अलावा कभी उन्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचा, लेकिन आज सरकार लखपति दीदी बना रही है। मैं 1 करोड़ हमारी दीदियाँ, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ आज जो है रोजगार से जोड़ करके अपने आप को आत्मनिर्भर बन गई हैं और लगातार उनको बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ दीदियाँ हमारी उत्तर प्रदेश में हो जाएं, ऐसा हमारी तैयारी चल रही है। मनरेगा के श्रमिक भी जितने अधिक से अधिक हम उनको जोड़ करके उनके गांव में ही, उनको पहले 100 दिन की मजदूरी थी, अब 125 दिन कर दिया गया है, तो 125 दिन की मजदूरी उनको दे करके और सरकार के और भी जितनी योजनाएं गाँव में डेवलपिंग की चल रही हैं उनसे उनको जोड़ करके उनको कहीं बाहर इधर उधर न भटकना पड़े, उनके बच्चे भी निश्चित रूप से अच्छा भोजन करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा खेल कूद में भी भाग लें। पूरी चीज़ के लिए आज ग्राम विकास पूरी तरह से तैयार है। एक प्रॉब्लम होती है हमेशा पेयजल की, कहा जाता है गाँव में पेयजल की बहुत समस्या देखी गई है, तो पहले की तुलना में अब की जो समय चल रहा है उसमें कितना अंतर देखने को मिल रहा है? जब हम लोग सरकार में आए थे तो लगातार गांव में पानी के कारण लोगों को बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही थी
और हमारी सरकार ने उस पर काम भी किया कि गाँव के लोग भी अमृतधारा के माध्यम से जो है हर जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गाँव में टंकियाँ बनी और उनको भी पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, तो उस उद्देश्य पे काम हुआ। आज गाँव में भी टंकियाँ लगी हैं, टोटी से पानी लोगों को मिल रहा है, साफ पीने का पानी मिल रहा है। तो हमारी सरकार शिक्षा हो, पानी हो, प्रधानमंत्री आवास हो, पेंशन हो, हर प्रकार से कैसे उनको हर तरीके से मजबूत करना है, सशक्त करना है, दिव्यांग हो, सबके लिए हमारी सरकार काम करिए बिना जाति पाति भेदभाव के। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जैसे सशक्त और मजबूत हो रहा है, उसी प्रकार ठीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सशक्त और मजबूत हो रहा है। मनरेगा को लेकर उसमें कुछ भ्रष्टाचार की बातें आई और फिर अब एक नया कानून बना है जी राम जी का। उस मनरेगा की छाया जी राम जी पर न पड़े, ये आप लोग कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो महकमा आपके पास है, वो एक चुनौती होगी आपकी। ये जो मनरेगा पहले बना था और पहले लोग उस पर काम किए थे, तो बस गड्ढा खोदना और गड्ढा पाटना, तो बहुत सारी चीज़ों पकड़ में नहीं आ पाती थी और भ्रष्टाचार हो जाता था। इसके लिए नए अधिनियम ला करके विकसित भारत जी राम जी का जो है ये नया लाया गया। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, पक्के काम ही होंगे और हमारे जो 125 दिन का हमारे मनरेगा के श्रमिकों को जो मजदूरी मिलनी है उनको दी जाएगी। हमारा 1 हफ्ते में तय कर दिया गया। पहले क्या है कि महीने 2 महीने तक जो उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमको उनको मजदूरी देना है। अगर हम किन्हीं कारणों से, हमारा तकनीकी कारणों से भी अगर लेट हुआ तो 1 हफ्ते के बाद उनको ब्याज समेत हम देंगे। प्लस कृषि के समय में जो उनको 60 दिन का 80 दिन का जो उनको एक रिबेट दिया जा रहा है कि वो अपना भी काम कर सकते हैं और मनरेगा से भी जुड़े रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और प्लस उनके जो एक बीमा की तरह कह लीजिए कि अगर वो मनरेगा के श्रमिक हैं तो उनके दुर्घटना होने के बाद उनको 2 लाख रुपया मिले। अगर दुर्घटना में किसी तरह से वो काम करने के लायक नहीं है तो उनको उनका स्वास्थ्य सुविधा के लिए 1 लाख रुपया देना। उनकी बच्चियों की शिक्षा के लिए, उनके बेटे और बेटियों की शिक्षा के लिए भी जब तक वो बालिग नहीं हुआ तब तक उनके एजुकेशन के लिए सरकार पैसा देगी, बेटियों की शादी भी कराएगी। तो ऐसे तमाम हमारी मनरेगा के श्रमिकों के लिए उसमें योजनाएं संबद्ध की गई हैं कि हमारे श्रमिक भी मजबूत हों और वो कमज़ोर ना हो। उनको उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार बिल्कुल उनके साथ है। कुछ समय के लिए आप दूसरे पाले में भी थी, भारतीय जनता पार्टी से दूसरे पाले में भी कुछ समय के लिए थी, तो वहां जब थी तो जो पॉजिटिव सोच आपकी यहाँ पर आज दिख रही है, वही पॉजिटिव सोच वहां पर भी उन लोगों की थी या नहीं? और वहाँ सरकार तो थी नहीं, और निश्चित रूप से मैं 96 से राजनीति की हूँ, भारतीय जनता पार्टी की, और राजनीति में मैं तमाम पदों पे नगर उपाध्यक्ष, नगर मंत्री, जिला मंत्री और महिला मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहने के बाद 2012 में भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ी। फिर मैं लगातार तैयारी की। 17 में किन्हीं कारणों से मेरा टिकट कटा और मैं नाराज़ हुई, तो मुझे टिकट आकर के मिल भी गया कि आप लड़िए, मेरी पार्टी से लड़ना। अब दूर हो गई नाराजगी? तो हम लड़ भी लिए, लेकिन अपने परिवार के लोग जब पुनः मुझे याद किए तो मैं पुनः अपनी पार्टी में और अपने परिवार में वापस कर ली। और निश्चित रूप से जो जहाँ का रहता है, जहाँ काम किया रहता है, वहीं उसको अच्छा लगता है। आज अच्छा भी लग रहा है और हमारी पार्टी अच्छा कर भी रही है। अनिल राजभर जी भी आ गए हैं, अब जरा इनको भी संतुष्ट कर दीजिए कि अब नाराजगी नहीं होगी। निश्चित रूप से दूर हो गई है। निश्चित रूप से कोई नाराजगी नहीं है, तब भी कोई नाराजगी नहीं थी। थोड़ी बहुत मन में, जब आगे बहुत मेहनत करता है और सफलता नहीं मिलती, थोड़ा कष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी ने जितना मुझे आज सशक्त और मजबूत किया है, जितना मेरा मान सम्मान बढ़ाया है और मुझे यहाँ इस स्थान पे बैठाया है, इस कुर्सी पे बैठाया है। मैं एक दलित परिवार, बहुत गरीब और कमज़ोर परिवार की बेटी हूँ, जो कभी किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। तो आज ये सपना, मतलब अगर मैं देख रही हूँ और यहाँ तक बैठी हूँ, तो निश्चित रूप से इसमें पार्टी, हमारे नेतृत्व का मैं धन्यवाद दूंगी। नेतृत्व की वजह से होंगी, तो नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं। मतलब आप कहना चाहती हैं जैसा कि भारत एकता का देश है, तो आपकी पार्टी ये दर्शाती है कि एकता है, कोई ऊंच नीच नहीं। निश्चित रूप से जो मेहनत करेगा, कर्म करेगा, पार्टी उसको सशक्त और मजबूत बनाएगी, उसके साथ खड़ी है। हम सभी इस बात में विश्वास रखते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। मैं वहां जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप वहां पर लेकर चली गई।
दलित वर्ग की बात आपने की, महिला है, महिला सशक्तिकरण की एक चुनौती, ग्रामीण विकास मंत्रालय आप देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि गांव में विकास हो, और यही सपना देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है, आपकी पार्टी का है। और दलित जो हैं उनका विकास हो, उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। बहुत कुछ केसेस भी आ जाती हैं दलित को लेकर, और आप लोगों की सरकार और आप लोगों की पार्टी पर आरोप भी लगते हैं। मुझे लगता है कि मैं शुरू में ही कही हूँ कि हमारी पार्टी की स्थापना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद थी, यानी कि गांव का अंतिम व्यक्ति जो बिल्कुल नीचे हो। और हमारे संस्थापक ये कहते भी थे कि हमारी पार्टी की स्थापना और राजनीतिक दल की स्थापना ही ऐसे होनी चाहिए कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपना हाथ नीचे करे और नीचे बैठा हुआ व्यक्ति अपना हाथ ऊपर करे, और उसको पकड़ के खींच के हम ऊपर करें, उसको आगे ले चलें। इसी पार्टी की जो मंशा थी स्थापना करते समय, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी यही परिकल्पना थी, यही संकल्पना थी कि हमारे दलित, शोषित, वंचित या अगड़ी पिछड़ी, जितने अति पिछड़ी, जितने भी लोग पीछे छूट गए हैं, कहीं ना कहीं वो बराबर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उनको आगे खींच के बढ़ाना। तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी का यही उद्देश्य है। और हमारे पार्टी में जाति पाति भेदभाव हमारी सरकार कोई नहीं करती। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि जो सरकार की सभी योजनाएं बिना जाति सरकार का नारा है भेदभाव सबका के, साथ सबका विकास, सबका वो उस पे आप भी मतलब जी, हैं इस बिल्कुल, पर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो हम सुन रहे थे, चर्चा में शामिल थी राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और क्रम फिलहाल चालू रहेगा ये विशेष चर्चा का, लेकिन अभी यहाँ विराम लेना चाहेंगे अगले पड़ाव के लिए। और हमारी ये परंपरा है कि इस कॉन्क्लेव में हमारे जो अतिथि आते हैं उनका हम सम्मान करें, उनको सम्मानित करें। चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी जी और प्रेसिडेंट अमित पांडे जी। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जो है तालियों के साथ यहाँ पर सभी यहाँ पर